टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस टॉपिक में बच्चों अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का मीन्स अपन समझेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, कार्बन के अपरूप है, बहुलक है, साबुन और अपमार्जक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बच्चों ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से अपने रीट मेंस में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। लास्ट जो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये शानदार है, आप एक बार आप फास्ट रिवीजन इसका कर सकते हो जिसकी इच्छा हो वो, ठीक है ना। दूसरों की बात भी अलग ही है, आपकी मर्जी। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो बच्चों देखो हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन, बच्चों ये कार्बन के तीनों क्रिस्टलिन अपरूप है, बेंजीन इसका अपरूप नहीं होता। चलो अपन देख लेते हैं कि अपरूप जिसको कहते हैं अलोट्रॉफी कहते हैं, कुछ रासायनिक तत्व की प्रॉपर्टी जो प्रकृति में फ्री में पाए जाने पर 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद होते हैं। कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बच्चों अपरूप के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अपरूप जो होते हैं इनके भौतिक रूप जो होते हैं वो बच्चों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्हीं को अपन अपरूप कहते हैं। रासायनिक गुण समान होने के पीछे रीजन क्या वो देखिए, क्योंकि बच्चों अपरूप का मतलब होता है कि कार्बन के रूप हैं सब, ठीक है ना। तो सब में रासायनिक रूप से समान होंगे और फिजिकली अलग अलग होते हैं, ये पॉइंट अच्छा है। एक रूप होते हैं क्रिस्टल अपरूप होते हैं, जिसके अंदर बच्चों एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, इसको क्रिस्टल अपरूप कहते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। एक बच्चों होते हैं अक्रिस्टल अपरूप होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एक निश्चित ज्यामिति अवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टल अपरूप कहलाते हैं। कौन कौन से देखो, जैसे कि कोल है, कोक, कास्ट, जंतुसार कोल एवं काजल आदि। अब देखिए शानदार क्वेश्चन बच्चों वनरक्षण पूछा गया था कि अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है। आप मुझे बताओ, जस्ट अभी मैंने बताया था कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि जैसे कि हीरा आपको दिखने में अलग दिखेगा, ग्रेफाइट आपको अलग दिखेगा, फ्लोरीन आपको अलग दिखेगा, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर इनका थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इनके रासायनिक गुण बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों अपरूप के जैसे जैसे एक और चीज होती है जिसके अंदर ये सेम गुण होते हैं, जिसमें भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं। यदि किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखो आपको बहुत मजा भी मतलब इंटरेस्ट भी पढ़ने में आ रहा होगा, आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप का चयन कीजिए। बच्चों देखो पहला ग्रेफिन, फ्लोरीन, कार्बोरेंडम, डायमंड्स एंड कार्बाइन। अब बच्चों देखो इसमें थोड़ा सा इसने क्या लिखा, ग्रेफिन लिख लिया, तो ये ग्रेफिन लगभग अपने ग्रेफाइट के जैसे ही, देखो इसने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, फ्लोरीन है, और फोर्थ ऑप्शन इसने बच्चों डायमंड लिया, अपनी जानते हैं हीरा है, और अपना कार्बाइन है, यानी कि ये इसका अपरूप नहीं होता। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो होता है वो कार्बोरंडम होता है, जो इसका अपरूप नहीं है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप मजे से पढ़ लीजिए। यानी कि सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है SiC, जिसे अपन कार्बोरंडम भी कहते हैं, सिलिकॉन तथा कार्बन का यौगिक होता है, सिलिकॉन होता है और इसमें कार्बन और इसका यौगिक अपने क्या कहलाता है, कार्बोरंडम कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये थोड़ा फर्स्ट ग्रेड में मेरे हिसाब से पूछा गया था। अब देखिए, यस, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, परमाणु की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। बच्चों जो हीरा होता है वो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस कारण ये क्या होता है, कठोर होता है। अब देखिए ये हीरे के बारे में कुछ बातें थी, तो ये अच्छे से देख लेना एक बार आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको जो थी वो बातें मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कार्बन का कौन सा रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है। तो बच्चों जो त्रिविमीय जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, हीरा का होता है। ये शानदार क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। नेक्स्ट है डायमंड क्या है, डायमंड बच्चों एक अपने कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, तो इसमें से कौन सा बंध है जिसमें ग्रेफाइट के अंदर बच्चों विभिन्न परतें एक साथ में आयोजित रहती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वांडरवाल्स बल हो जाएगा, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब देखिए ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपने क्या होता है, अपरूप होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणु से सहसंयोजक बंधन में होता है तथा षटकोणीय जालक का निर्माण करते हैं।
यानी कि बच्चों ग्रेफाइट में जो आकृति होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय होती है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य, यदि बच्चों को एग्जाम में ऐसा पूछे कि जो अपना ग्रेफाइट होता है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, तब बच्चों अपन सहसंयोजक बंध करेंगे। लेकिन जब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार देखना, चलो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि बच्चों ग्रेफाइट अपनी जो प्रति संरचना, ग्रेफाइट के अंदर बच्चों क्या होती है, ऐसे प्रति संरचना होती है, इसी कारण ग्रेफाइट बच्चों मुलायम, मृदु और चिकना होता है। और इन परतों के बीच में जो बच्चों वो जो अपने बंध होता है वो अपने कौन सा होता है, वांडरवाल्स बल होता है। वो इस वांडरवाल्स बल के कारण ही, इस वांडरवाल्स बल के कारण ही बच्चों क्या होते हैं, ये अपने इसके परते बीच में फिसलती है। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना बच्चों, जो अपने पहले इसका जो बात की थी, हीरा की बात की थी, इस हीरे के अंदर बच्चों sp3 संकरण होता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा यदि बात करें ग्रेफाइट की, और इसके एक और इसका जो है वो है बच्चों फ्लोरीन है, इसके अंदर इन दोनों में sp2 संकरण होता है। शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया है, असत्य कथन को बताना है। ग्रेफाइट की प्रत्यय संरचना होती है, एकदम सही बात है ये तो। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है ये। ग्रेफाइट को एक संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही बात है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता बच्चों, बात गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें विद्युत का प्रभाव होता है। ये ऑप्शन ऊपर के तीनों आपके राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में अवस्थित होता है। तो ग्रेफाइट का पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, षटकोणीय करना है, अभी जस्ट मैंने बताया है। और यदि बच्चों यहाँ पर यदि डायमंड आ जाए, क्या आ जाए, हीरा आ जाए, तब बच्चों आपको क्या करना है, चतुष्फलकीय करना है। क्या करना है आपको, डायमंड के लिए चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट के लिए यदि आप करो तो क्या करना है, षटकोणीय करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन का परत संरचना वाला प्रूफ कौन सा है। तो परत संरचना वाली प्रूफ ग्रेफाइट में होती है, और इन परतों के बीच में जो एक बल पाया जाता है, दुर्लभ बल होता है, इसे अपन वांडरवाल्स बल कहते हैं। शानदार क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जब बात आ गई ग्रेफाइट की, तो मैं इसका आपको विशिष्ट घनत्व भी बच्चों बता देता हूं। इनका विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है, तो फ्लोरीन प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लोरीन के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें sp2 संकरण है, और अपना एक और अपरूप है, वो है बच्चों आपका ग्रेफाइट, जिसके अंदर भी sp2 संकरण पाया जाता है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है। फ्लोरीन के अणु में C60 C70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, और C60 इसमें आपका स्थायी फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ऊष्मक गतिक के रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। तो बच्चों देखो, आपको पता ही होगा कि कौन सा अपना अपरूप जो जिसमें विद्युत का चालन करता है, ग्रेफाइट है। तो सीधी सी बात, वो ऊष्मक गति के रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप ग्रेफाइट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी जस्ट बात की बच्चों ग्रेफाइट, ठीक है। देखिए, ग्रेफाइट अणु प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है बच्चों। इसी कारण, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जब 3 से जुड़ा रहता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए बच्चों एक इसमें द्वि आबंध पाया जाता है, वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह स्वतंत्र विचरण करता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का धारा का क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पेंसिल का बच्चों जो लेड बना होता है वो आपके ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है। लेड या सड़ सुन्नित ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनती है। 9s या 10s तक की सड़े जो सबसे कठोर ग्रेड है में चिकनी मिट्टी की मात्रा ग्रेफाइट से कई ज्यादा होती है। अब देखिए, यह शानदार क्वेश्चन पूछा गया ACF में। निम्नलिखित में इस विचार कीजिए और इसमें से सही कथनों का आपको चयन करना है। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ठीक है ना, यहाँ ये ऐसे कर लेते, ठीक है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है बच्चों। ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के आएंगे विद्युत का तो क्या होता है, चालक होता है, तो सेकंड ऑप्शन कट है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है,
डायमंड उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। तो बच्चों देखो इसमें इसने क्या बोला है कि अपने सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक। ये बात सही बात है। तीसरी ऑप्शन देखिए, डायमंड जो होता है वो, डायमंड जो बच्चों मतलब हीरा, उष्मा का तो अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का क्या नहीं होता है? कुचालक नहीं होता। ठीक है ना, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये सही बात है, थर्ड ऑप्शन। डायमंड उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप है? तो फ्लोरीन है बच्चों, सिसाइंट, याद रखना है। ठीक है, सीईटी में पूछेंगे, यहां से क्वेश्चन रीट में ऐसे ही आएंगे। अब देखिए, फ्लोरीन जो होता है कार्बन का एक अपरूप है जिसकी संरचना गोल गुंबद जैसी होती है। सी साइड बच्चों एक स्थायी अपरूप होता है जिसे अपन बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। और सी साइड संरचनाएं बच्चों 32 फलक होते हैं। टोटल फलक कितने होते हैं? 32। देखो मैं बता देता हूँ, टोटल फलक बच्चों 32 होते हैं। इसको दो भागों में बांटना है। एक तो बच्चों 20 भाग होते हैं, एक इसमें क्या होते हैं? 12 भाग होते हैं। बच्चों देखो 20 आपके क्या ज्यादा है? 20 आपके ज्यादा है तो ये अपने षटकोणीय भाग होते हैं। 12 कम है तो बच्चों ये आपके पंचकोणीय भाग होते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें और यदि किसी को देखनी है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो आपके बच्चों 1.40 एंगस्ट्रम होती है। इसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन को 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. स्मेली और उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया। इस खोज के कारण 1996 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसको दिया गया था? याद रखना है आपको, R.E. स्मेली और इनके कुछ सहयोगी थे, उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। शानदार क्वेश्चन है, याद करना है। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है? तो बच्चों फ्लोरीन C60। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि ईंधन आपका पूरी तरह से जला नहीं है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। और बच्चों ये क्लास 10th की कार्बन एवं यौगिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, पीछे MCQ में पीछे दे रखा है। अब देखिए बच्चों, फ्रीऑन 12 का सूत्र क्या है? तो देखो किसी के बच्चों की डाउट हो कि सर ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, तो उनको भी बारे में मैं थोड़ा सा यदि मैं बता देता हूं इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फ्रीऑन 12 है तो बच्चों इसमें चलो इसमें कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है? चलो नहीं है तो मैं बता देता हूं। आपका आंसर तो राइट क्या हो जाएगा? CF2Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब भी फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 11 इस प्रकार के जब भी कोई आए तो बच्चों आपको सामने XYZ लिखना है। क्या लिखना है आपको? XYZ लिखना है। और फ्रीऑन 12 है मतलब इसका मतलब 0, मैं 12 लिखता हूं, मैं सीधा ऐसे ही लिख देता हूं 0 1 2। बच्चों ये X क्या बताता है? कार्बन की संख्या बताता है। क्या बताता है? कार्बन की संख्या। और X की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कार्बन से क्या होती है? कम होती है। जब X की वैल्यू आपके 0 है तो C आपका क्या होगा? 1 होगा, तब जाके X की वैल्यू 0 होगी। और बच्चों Y की वैल्यू हमेशा इसमें कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीऑन के अंदर हाइड्रोजन होता ही नहीं। और Y जो होती है वो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बताता है। क्या बताता है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बताता है। और Y की जो वैल्यू होती है हमेशा H+1 होती है, H+1। यहाँ पर आपके Y की वैल्यू कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन इसमें 0, इस कारण इसमें यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है। Z आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। Z हमेशा फ्लोरीन की संख्या बताता है। Z आपकी किसकी संख्या बताता है? फ्लोरीन की संख्या बताता है, डायरेक्टली बताता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सीधा हो गया XYZ। Z आपके फ्लोरीन की संख्या बताता है। यहाँ पर Z कितना है? 2, तो इसमें हाँ, तो आपके किसकी संख्या बताता है? फ्लोरीन की संख्या। तो देखो फ्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी फ्लोरीन 2 है। इसके अलावा मेरे को कहीं पे भी फ्लोरीन 2 नहीं दिख रहे। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? CF2Cl2 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, आ सकता है, फिर आपकी मर्जी है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यस, प्रोपेन के अणु में CC बंधों का CS बंधों से अनुपात क्या है? बच्चों क्या बोल रहा है? प्रोपेन बोल रहा है। तो पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं 1:4। अब देखिए इसमें यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोपेन बच्चों इसके ऊपर N है तो ये एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र बच्चों C3H8 होता है, यानी कि CnH2n+2 से हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, इसका 2 × 6 हो गया और 2 8 हो गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन था इसमें एक तो आपके
कार्बन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन यही था ना, इसमें क्या था आपके सीसी बंधों का सीएस बंधों से आपको अनुपात फाइंड करना है। अब देखिए इसमें सीसी बॉन्ड कितने बच्चों, देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, एक तो आपको यहां पर दिख रहा है मेरे को, एक यहां पे दिख रहा है, बस तो 2 बॉन्ड आपके ये हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 आ गया, तो 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें होते हैं बच्चों, इसमें आपको क्या बताना है, सहसंयोजक बंध बताने हैं। तो देखो इसमें कितने होते हैं, 8 तो बच्चों आपके जो प्रोपेन अभी जस्ट अपन ऊपर देखा, देखो ये रहा प्रोपेन आपके सामने है। यदि प्रोपेन देखोगे मेथ एथ प्रोप होता है, 3 कार्बन है, तो आपके बच्चों देखो 8 तो आपके क्या हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंद हो गए, और 2 बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन के बीच में हो गए, टोटल आपके 10 आपके क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक बंध हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। अब देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C3H8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है C5H10 हाइड्रोकार्बन होगा, तो बच्चों देखो 5 का दुगुना है ओनली 4, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये पेंटेन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पेंटेन की बात की जा रही है। यदि CnH2n -2 होता तो अपन बच्चों ये क्या होता है, एल्काइन होता है। CnH2n ये अपने एल्किन का है और ये अपने एल्केन का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जीवभार, कोयला एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो जीवभार इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक गैस आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि की गैसों का मिश्रण है। मेथेन इसका मुख्य अवयव होता है। यदि कोई प्राकृतिक गैस बच्चों, जो यदि अपन सीएनजी की भी बात करें, जो अपने सीएनजी है, इसका जो मुख्य जो अवयव है बच्चों वो मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। इसमें लगभग 80 से 82 से 87% आपकी मेथेन देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। पेट्रोलियम C5 से C18 और अधिक उच्च भार के हाइड्रोकार्बन का जटिल द्रव मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत आपके क्या होता है, जीवभार होता है। शानदार क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। बच्चों हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और अपने कार्बन होता है। जब ये जलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड आपके पानी, ये दोनों चीज याद रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यह उत्प्रेरक हो सकता है। तो बच्चों देखो पहली बात तो मैं बता देता हूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब, यानी बच्चों आपके हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, आपके सिंगल बॉन्ड होता है, और आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर आपके बच्चों क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये अपने क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि संतृप्त कौन सा, एल्केन, ये अपने एल्किन और एल्काइन, ये 3 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, यानी कि बच्चों असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ये अपने जिस प्रक्रिया को इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, एडिशन बोला जाता है, यो, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों लगभग संयोजन के आधार पर ऐसा कुछ बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिंदी में बोला जाता है संकलन, संकलन अभिक्रिया, मेरे को याद आ गया, संकलन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है बच्चों क्या होता है, निकल होता है। क्या होता है, निकल, याद रखना है, ठीक है। अब देखो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा संतृप्त यौगिकों को प्राप्त करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और ये अभिक्रिया होती है बच्चों संकलन अभिक्रिया से होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जो एथिलीन है या एसिटिलीन से एथेन प्राप्त करना, निकल धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षादायी पतली परत बना देती है जिसके अंदर धातु बची रहती है। ये शानदार क्वेश्चन बच्चों, ये रीट में आ सकता है अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है, तो सबको पता है पैराफिन जो मोम होता है वो अपने पेट्रोलियम मोम होती है। देखिए पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहते हैं। पैराफिन मोम
C20 से C40 का इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। पैराफिन मोम को एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त मोम मधु मोम कहलाता है। बच्चों देखो, आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन इसके और दो प्रकार भी होते हैं, एक तो एलिफेटिक होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक क्या करते हैं, जो धुआं के साथ नहीं जलते, और एरोमेटिक होते हैं वो धुआं के साथ जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो याद रखना है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है। शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो धुएं के साथ नहीं जलते। एरोमेटिक तो क्या करेंगे, धुएं के साथ जलना प्रारंभ कर देंगे। इस कारण मोमबत्ती बनाने में अपन किसका यूज करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन जो ईंधन होते हैं इसमें उत्प्रेरक के रूप में जिसका यूज किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं, जिसमें अपने कुछ होते हैं ना बच्चों जो रॉकेट वगैरह उसमें। तो पहला ऑप्शन तो देखो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, देखो क्या है। यस, तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इसमें द्रव हाइड्रोजन और अपने द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं यहां से। ठीक है, रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। बच्चों कोयला आधारित जो तापीय ग्रह जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। नो डाउट बच्चों ये सही बात है कि कोयले को जब जलाते हैं तो वहां से बहुत सारी गैसेज निकलती है, वो अम्लीय वर्षा के लिए बहुत क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो कथन तो आपका सही है ये। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। सही बात है, इससे क्या निकलेंगे, कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलेंगे, जो बच्चों अपने आगे जाके अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, लेकिन बच्चों देखो इसने क्या बोला, कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तो कार्बन का ऑक्साइड बच्चों क्या होगा, CO2 होगा। तो मुझे बताओ CO2 जो गैसेज होती है वो क्या अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। बच्चों ऐसी बात तो नहीं है। आपके कथन दोनों सही है, कथन ए और आपका रीजन दोनों सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि CO2 गैसेज होती है वो कभी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना में मुख्यतः कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयले के जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, लेकिन अम्लीय वर्षा के लिए मैं वही बोल रहा हूं आपको कि जो CO2 गैस तो बाहर निकलती है, लेकिन अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः सल्फर के बच्चों जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दो के ऑक्साइड है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। एक तो अपने सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके अलावा अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके जो होते हैं ना ऑक्साइड वो जिम्मेदार होते हैं। इससे अपने CO2 से बेचारे से कोई लेना देना नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बच्चों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसे अपन शॉर्ट नाम इसका पायरीन भी है, पायरीन भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल में होता है कार्बन और प्राणवायु। तो बच्चों पेट्रोल में होता है कार्बन और उदजन होता है। ये उदजन तो मैंने भी पहली बार सुना है, देख लेना इसमें होता है बच्चों ये। ठीक है, अब देखो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नो डाउट सही बात है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन को क्या क्या कह रहा है, उदजन कह रहा है, देख लेना, कभी कभी ऐसे वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में, हाइड्रोकार्बन के बच्चों दो प्रकार है, एक तो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में विभाजित किया जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में होते हैं। बच्चों देखो एलिफेटिक भी दो प्रकार के होते हैं वापिस, एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा जाता है।
तो बच्चों ये तो बहुत बड़ी डिटेल सी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये पार्ट है। मेरे हिसाब से आपने सबने पढ़ रखा होगा, इस कारण मैं टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूंगा। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है। इसे जमने से बचाने के लिए बच्चों इन्हें TEL, इसका यूज पहला ऑप्शन तो नहीं है। इसे स्फुलिक बिंदु बढ़ाने में नहीं। बच्चों एक मैं बात थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एग्जाम में जो ऑप्शन थोड़ा बड़ा होता है ना, वो आंसर होने के चांस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, यानी कि अस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए, यानी कि अस्फोटक जो स्फोटन जो रोधी दर जो होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी एंटी नॉकिंग जो रेटिंग होती है उसको बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है टेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि टेट्रा एथिल लेड इनमें से क्या है। तो बच्चों देखो, एंटी नॉक कंपाउंड अभी जस्ट पढ़ा है अपने, अप स्फोटक रोधी होता है, एंटी नॉक कंपाउंड होता है, याद रखना है। पेट्रोल में यह भी क्वेश्चन अच्छा है कि पेट्रोल के अंदर एथिल डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है बच्चों। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था, 1 अगस्त 2022 में पूछा था। इथेन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में बच्चों बिल्कुल गलत बात है। तो लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होगा। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है, जो बच्चों जो लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपके क्या होगा, राइट होगा। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। तो बच्चों ये शानदार क्वेश्चन है, ये अपने क्लास 8 की बुक में बच्चों ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। चलो क्यों नहीं होता देख लेते हैं। सीधा इसका अपन आंसर के साथ में आते हैं बच्चों, यहां पे आ जाइए सीधा, कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है। क्योंकि बच्चों जब जल और पेट्रोल को मिलाओगे तो पेट्रोल ऊपरी परत पे आ जाएगा, जल नीचे आ जाएगा, अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर पानी डालोगे पेट्रोल ऊपर आएगा, पेट्रोल जलता रहेगा, मजे करेगा आराम से। इस कारण ये जलाने में सहयोग नहीं करता पानी। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। नेक्स्ट है आपके सामने, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चों यदि पेट्रोल से यदि आग लग जाती है तो आप किसका यूज करोगे, फॉर्म प्रकार का, सोडा एसिड प्रकार का, पाउडर प्रकार का। तो बच्चों फॉर्म का यूज करना चाहिए, फॉर्म प्रकार का। ठीक है, अब देखो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फॉर्म प्रकार के अग्निशामक का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन है। रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन कौन सा इसमें से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है ना बच्चों, सामने तो जो फ्रीऑन होता है इसको CFC भी कहा जाता है, ठीक है ना, CFC भी कहा जाता है। तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ऐसे तो, लेकिन यदि रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन होता है इसको बोला जाता है डाइफ्लोरोमीथेन होता है, याद करना है। देखो यहां पर ये लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसे अपन फ्रीऑन भी कहते हैं, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, LDC में पूछा गया था। परस्थितक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवशय क्षमता रखता है। तो बच्चों इसमें से ये बोला जाता है कि CFC जो S होता है, CFC S करके जो होता है वो जो सबसे ज्यादा अपने इसके लिए हानिकारक है। ठीक है ना, कौन सा, CFCS, ऑप्शन नंबर 2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनते हैं, केवल कार्बन और क्लोरीन से। बच्चों नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपके कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और अपने क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन राइट है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों फ्रीऑन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है तो एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायक के रूप में
प्रासंगिक के रूप में उपरोक्त सभी में। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है CFC होता है, इसका यूज विलायक के रूप में भी अपन करते हैं, एरोसोल स्प्रे में भी करते हैं, और प्रशीतक के रूप में भी, यानी किसी चीज को ठंडा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह वाष्पशील कार्बन यौगिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बनिक यौगिक, ये भी सही बात है। इन्हें फ्रियोन भी कहते हैं। ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं। बच्चों ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ओजोन परत की सुरक्षा करने के लिए ऑलरेडी ओजोन लेयर है। इसका उपयोग शीतलन उद्योगों में किया जाता है, सही बात है ये। जल की तरल प्रकृति का कारण है। बच्चों जो जल है अपना, इसकी जो प्रकृति तरल होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसमें क्या होता है, जैसे H2 आप लिखोगे तो इसमें बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जल एक तरल रासायनिक पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र H2 होता है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, याद करना है। अब देखिए यहां पर ये डाइक्लोरो, देखो 2 क्लोरीन है, डाइफ्लोरो 2 फ्लोरीन है, मीथेन है क्योंकि कार्बन इसमें एक है, द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। तो बच्चों देखो ये शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि डाइफ्लोरोमीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से क्या मुक्त होता है। तो बच्चों इसमें जो मुक्त होती है वो अपनी क्लोरीन होती है, याद करना है, ठीक है ना। क्या होती है? क्लोरीन इसमें मुक्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन नष्ट करने की प्रक्रिया से क्लोरीन मुक्त होती है। अब देखो यहां से HV किरण आ रही है, क्लोरीन मुक्त है। यहां से भी देखो HV, क्लोरीन मुक्त है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए LPG के घटक है। तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूं कि मीथेन बच्चों जो अपने घटक होता है वो CNG का घटक होता है। LPG यानी कि अपने घर में 3 टाइम खाना बनता है, सुबह बनता है, नाश्ता हो जाता है, दोपहर को बनता है और अपने शाम को बनता है। ज्यादातर 3 टाइम बनता है। यानी कि ये बच्चों हो गया मेथ, एथ, प्रोप। तो इसमें ज्यादातर अपने प्रोपेन होगा और ब्यूटेन होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट आता है। तो सबसे ज्यादा तो ब्यूटेन होता है मात्रा, लेकिन प्रोपेन भी इसमें साथ में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में जाएंगे, 3 और 4। LPG जिसे कुकिंग गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। LPG में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य घटक बच्चों क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। इंपोर्टेंट रूप से पूछा जाए तो ब्यूटेन आपको करना है। LPG गैस सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने लिए बच्चों, क्योंकि ऐसी गंदीन गैस होती है, लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये जिसके कारण ये तीक्ष्ण गंध होती है, या फिर इसमें थायो एल्कोहल भी मिलाया जाता है, आपको याद करना है। अब देखिए सुरक्षा की दृष्टि से जो LPG सिलेंडर होती है, इसमें गंध युक्त जो गैस मिलाई जाती है वो कौन सी होती है? मिथाइल मरकैप्टन होती है, आपको याद करना है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो बच्चों इसमें अपने बात की थी, ब्यूटेन तो होता है ये इंपोर्टेंट रूप से, और प्रोपेन भी होता है, लेकिन साथ साथ में इथेन भी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। अब बच्चों देखो जो एलिफेटिक होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो बच्चों इसमें एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहलाता है वो मीथेन कहलाता है। कौन कहलाता है? मीथेन होता है जो एलिफेटिक यौगिकों का क्या होता है? जन्मदाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से लेते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक कौन सा है बच्चों? तो मीथेन की बात की थी। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है, ठीक है। CNG के अंदर लगभग 80 से 90%, यानी बच्चों कहीं पर तो 82% है, कहीं पर 88 है। तो आपको याद रखना इसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है। इथेन भी है कुछ पार्ट, कुछ ब्यूटेन भी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से आपको मीथेन का ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बच्चों प्राकृतिक गैस का मतलब ही होता है CNG होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस बोला जाता है। मीथेन इसका घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
निम्न में से असत्य कथन का सिलेक्ट करना है। सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है बच्चों, जिससे पीएनजी कहा जाता है। सही बात है। सीएनजी से आसानी से जलती है। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, राइट बात है बच्चों ये। एंड आपके सीएनजी पर जलने पर बहुत कम उष्मा ऊर्जा देती है बच्चों, बात गलत है। सीएनजी जब जलती है तो लगभग 50,000 इसका बच्चों क्या होता है, उष्मीयमान होता है। क्या होता, कितना उष्मीयमान होता है? 50,000 किलो जूल प्रति केजी होता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अपने किसका होता है? सीएनजी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि बच्चों एलपीजी एवं सीएनजी प्राकृतिक गैस के अंतरों के बारे में बोल रहा है। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चलो यहां बता देते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे बड़े हैं तो देखते हैं। चलो, संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है, एकदम सही बात है बच्चों। इसमें क्या होता है, अपना मीथेन अपन को देखने को मिलता है, ठीक है ना, अपने बात की थी पहले। दूसरा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें मिश्रण होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सीएनजी में एलपीजी के सापेक्ष अधिक ऊर्जा अवयव होता है। बच्चों देखो सीएनजी के अंदर 50,000 इसका जो उष्मीयमान होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों एलपीजी का जो उष्मीयमान होता है वो कितना होता है एलपीजी का, बताओ बच्चों? 55,000 होता है। कितना होता है? 55,000 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके साथ में मैं आपको हाइड्रोजन का बता देता हूं बच्चों। हाइड्रोजन का 1.5 लाख होता है, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास में हाइड्रोजन का उष्मीयमान होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, सीएनजी वायु से हल्की होती है बल्कि एलपीजी वायु से भारी होती है। सही बात है बच्चों। इसीलिए एलपीजी के बहुत नुकसान भी अपन को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि अपने घर में आग वगैरह लग जाए तो एलपीजी बच्चों क्या होती है, वायु नीचे ऐसे फैल जाती है, लेकिन सीएनजी क्या करती है, वायु में फैल जाती है अच्छे से। एलपीजी के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात 25:1 होना चाहिए, जबकि सीएनजी का वांछित अनुपात 10:1 है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि एलपीजी का दहन अच्छे से कब होगा, यानी कि इसमें वायु का अनुपात आपके 25 और गैस कितना होना चाहिए, 1, 25:1 होना चाहिए आपके एलपीजी के लिए। सीएनजी के लिए 10:1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीएनजी के बारे में गलत कथन को सिलेक्ट करना है। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। सही बात है ये तो। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है। ये भी बच्चों पर सही बात है कि सीएनजी का जो स्वतः प्रज्वलन ताप होता है पेट्रोल से ज्यादा होता है। यानी कि बच्चों अपने घर पे जो लाइटन होता है वो थोड़ा सा अपन पास में लेके जाए तो बच्चों क्या होता है, वो रैपिडली फायर हो जाता है। तो ये इसको अपन रैपिडली फ्यूल के अंदर या रैपिडली कम्बस्टेशन में शामिल किया जाता है इसको, सीएनजी को। सही बात है। दूसरी बात देखो, समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। बच्चों ये बात गलत है, ठीक है। और सीएनजी जो होती है हवा की तुलना में हल्की होती है, ये भी बात सही बात है एकदम। अब देखिए यहां पर आप देखिए, हवा से भारी एलपीजी का घनत्व सीएनजी से काफी ज्यादा होता है। एक समान आयतन में एलपीजी सीएनजी की तुलना में 3 गुना ज्यादा आ सकती है। एक समान आयतन में बच्चों जो एलपीजी जो होती है वो सीएनजी की तुलना में 3 गुना ज्यादा आ सकती है। एलपीजी अत्यधिक दबाव की वजह से द्रव की अवस्था में आ जाती है, जबकि सीएनजी अत्यधिक दबाव में भी गैसीय अवस्था में रहती है। यानी बच्चों अपने घर पे जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसको थोड़ा हिलाना, आपको है ना पानी जैसा फीलिंग होगा। यानी इसीलिए तो इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, किसको, एलपीजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एलपीजी जो होती है वो हवा से भारी है। एकदम सही बात है, हवा से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सीएनजी इसमें से किसका घटक है, तो बच्चों मीथेन और इथेन का है। एलपीजी जो घटक होता है वो आपके ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। कोल गैस होता है जो बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है, ये हाइड्रोजन, मीथेन और इसका मोनोऑक्साइड का होता है। वाटर गैस जो होती है याद रखना है CO+H2 का मिश्रण होता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको सब बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों देखो यहाँ पर सीधा मैं आंसर आऊंगा यहाँ पे कि जो स्वतंत्र जो अपने तंत्र होते हैं, यानी कि सिलेंडर से संबंधित जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी होती है, उनकी जो बच्चों सफेद पट्टी वो आपको ये बताती है कि इसमें बच्चों ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। यदि किसी सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो वहां पर एक काली पट्टी अपन को देखने को मिलती है।
एक अपन देख लो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की देख लो, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, दूसरे ग्रे लाइन की देखने को मिलेगी। ये भी आपको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो अपने पैकेट होते हैं सिप्स पैकेट वगैरह इसमें नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। ये भी क्वेश्चन शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा होता है। तो बच्चों कुछ ऐसी सतह होती है जहां पर कुछ चिपकता नहीं है। आपने ज्यादातर है ना ये फास्ट फूड वगैरह वाले लोग इसका बर्तनों का यूज करते हैं, तो बच्चों वो क्या होता है, टेपलॉन होता है। क्या होता है, टेपलॉन होता है। शानदार क्वेश्चन आपको याद करना है। टेपलॉन क्या होता है देख लीजिए। टेपलॉन जो होता है वो अपने टेट्रा क्या होता है, टेट्रा फ्लोरोएथिन होता है, जो बच्चों गैस्केटों एवं न चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिक सतह से लेपित बर्तनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है, याद करना है अपन को। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। तो बच्चों यहां से प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो अपने आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, आपको याद करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कुछ डिटेल दे रखी है तो देखेंगे। ठीक है ना। यस, इसमें ठीक है, काफी है। निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। तो बच्चों देखो विनाइल है, सेलुलाइड है, रबड़ है एंड बेकेलाइट है। तो इनमें से एक प्लास्टिक कौन सा नहीं है बच्चों। तो आप देखोगे कि आपका रबड़ है। रबड़ आपका क्या नहीं होता, रबड़ अपना प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है इसमें से टेपलॉन, नाइलॉन, रबड़ एवं डीएनए। तो बच्चों प्राकृतिक जो बहुलक कौन सा है, रबड़ होता है, जो प्राकृतिक रबड़ है, याद रखना है। नेक्स्ट है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक कौन सा होता है। तो ये आइसोप्रीन का ब्लॉक होता है। किसका होता है, आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है, यानी कि अपन नियोप्रीन किससे बनाते हैं। तो बच्चों देखो एक कंप्यूटर अनुदेशन पूछा गया था कि किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। आइसोप्रीन से, विनाइल क्लोराइड से, एक्रिलोनाइट्राइल से। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा एक्रिलोनाइट्राइल का यूज कहां करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्रीन से। अब देखिए नियोप्रीन एक विशेष प्रकार से संश्लेषित रबड़ है जो क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करके बनाया जाता है। नियोप्रीन की रासायनिक स्थायित्व अच्छा होता है। यह अधिक ताप परिवर्तन होने पर भी लचीला बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रबड़ ब्यूना एस के निर्माण में निम्न में से कौन से मिश्रण का बहुलीकरण बच्चों यूज किया जाता है। एक तो बच्चों क्या होता है, ब्यूना एस होता है, एक आपके बच्चों ब्यूना एन होता है। दोनों इंपोर्टेंट है। तो ब्यूना जो एस होता है जो अपना कृत्रिम रबड़ होता है, इसमें ब्यूटाडाइन और बच्चों एस का मतलब होता है स्टाइरिन। एस का मतलब क्या होता है, स्टाइरिन होता है। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का यूज किया जाता है। यदि ब्यूना एन है तो इसमें ब्यूटाडाइन तो होता ही है, साथ साथ में एक्रिलोनाइट्राइल होता है। यदि ब्यूना एन है तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, यदि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो। ब्यूना एस यह सबसे महत्वपूर्ण संश्लेषित रबड़ है जो ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का सहबहुलक है। संश्लेषित रबड़ सामान्यतः सबहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के टायरों में उपयोग किया जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गाड़ी के टायरों वगैरह में किसका यूज किया जाता है, तो ब्यूना एस रबड़ है, इसका यूज किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर से बनाया जाता है। तो कपास जो होता है वो किससे बनता है। तो बच्चों आपको याद रखना है ये सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। ये सरल अणु जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, काफी है बच्चों, इतना तो फिर है ना आपके वैसे भी आप नोट्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। तो इसमें रियोन, लिनिन, जूट एवं नायलॉन। तो बच्चों ये बोल रहा है गैर सेलुलोजी जिसमें सेलुलोज का यूज नहीं किया जा रहा है, तो बच्चों वो नायलॉन होता है। रियोन, लिनिन एवं जूट ये सब सेलुलोज से संबंधित है। इसका संबंध नायलॉन का संबंध इससे नहीं होता है। संश्लेषित रेशा है तो रेशम, ऊन, कपास या नायलॉन। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नायलॉन जो होता है जो आपका संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट है कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है एक। तो बच्चों कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक क्या है,
मोनोसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड या पॉलीएमिनो। तो बच्चों ये अपना पॉलीसेक्राइड होता है, याद करना, अच्छा क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा गया है तो रिपीट हो सकता है वापस रीट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंगे, खिलौने, कटोरी आदि बनाई जाती है उसका नाम क्या है? तो याद रखना है, जिससे कंगे और खिलौने, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कंगे वगैरह है, खिलौने वगैरह भी बनाते हैं, उसमें पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन एक पॉलीमर है जिसका यूज कंगे, खिलौने, कटोरे आदि में किया जाता है। किसका? स्टाइरीन का। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब भी बच्चों नॉन स्टिक सतह आती है तो अब अपन टेफ्लॉन का यूज करते। अच्छा क्वेश्चन है, किसका? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। एक बच्चों अपना पीवीसी पाइप होता है, बेकेलाइट होते हैं, वल्नीकृत रबड़ है, नायलॉन C6 है। अब बच्चों देखो, यहां से अपन देखेंगे, आपने बच्चों देखा होगा एक तो ताप दृढ़ बोलक होते हैं जिसे इंग्लिश में थर्मोस्टेटिंग कहते हैं। एक बच्चों क्या होते हैं? ताप सुगटे बोलक होते हैं जिसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। तो बच्चों इसमें ए में आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि वो थर्मो प्लास्टिक है, यानी कि जिसको गर्म करने पर वापस मुलायम और ठंडा करने पर वापस ये ठोस में बदल जाते हैं, यानी कि वापस अपने उस रूप में आ सकते हैं। यानी पीवीसी पाइप का यूज बार बार आप कर सकते हो। दूसरा होता है बच्चों बेकेलाइट होते हैं, ये आपके ताप दृढ़ बोलक होते हैं, इनका रीयूज आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है। अब देखो यहाँ पे सी में आपका क्या हो जाएगा? आपका जो वल्नीकृत रबर होता है बच्चों वो क्या होता है? प्रत्यास्थ बोलक है। सी में आपका 4 हो जाएगा। और नायलॉन 6 जो होता है आपका वो बच्चों क्या होता है? फाइबर या रेसे होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है? तो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? देखो सिंथेटिक रेशा कौन सा इसमें से? तो रियोन, ठीक है, ये दूसरे सब प्राकृतिक है। रियोन जो होता है जिसे कृत्रिम सिल्क कहते हैं, यह सेल्यूलोज पर रासायनिक क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। रियोन एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी आपको थोड़ा देख लेना है। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का यूज किया जाता है? कृत्रिम रेशम बनानी है तो इसके लिए अपन जिस कृत्रिम रेशे का यूज किया जाता है बच्चों वो रियोन होता है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बोलक नहीं है? तो बच्चों देखो सेल्यूलोज प्राकृतिक बोलक है, स्टार्च एवं वहां के आरएनए ये प्राकृतिक बोलक होते हैं, लेकिन रियोन आपका एक कृत्रिम बोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा जो गोल्ड के जैसा दिखता है बच्चों वो जूट होता है, आपने देखा होगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये जीनस कॉर्केरस के पौधों से उत्पन्न पीले भूरे चमकदार प्राकृतिक वनस्पति फाइबर के रूप में उपयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीथीन किससे बनाया जाता है? एथिलीन से। तो बच्चों इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। पॉलीथीन जो होता है आपका एथिलीन से बनाया जाता है। पॉलीथीन एक पॉलीमर यानी कि एक बहुलक है जिसका मोनोमर यानी कि जिसका बच्चों मोनोमर का मतलब होता है बहुलक जो अपने एथिलीन होता है। कौन सा होता है? एथिलीन होता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये आपको याद रखना है। पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यदि पीवीसी आपको प्राप्त करना है तो PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो बच्चों पीवीसी आपको किससे प्राप्त होगा? विनाइल क्लोराइड से प्राप्त होगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों पीवीसी का पूरा नाम देखो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में किया जाता है। पीवीसी एक क्या है? पीवीसी एक योगात्मक बहुलक है, संघनन बहुलक है या समबहुलक है? तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। पीवीसी अपना एक समबहुलक है। लगभग आधे बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन देखा होगा। अच्छा है, तो पीवीसी कैसा होता है? समबहुलक होता है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक कौन सा है? यानी कि जिससे अपन विद्युत रोधी परतें बना लें, तो इसमें कौन सा अपने काम आता है? नायलॉन C6, पेन या पीवीसी? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत रोधी परतें बनाने में पीवीसी काम आता है। क्या काम आता है? पीवीसी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों देखो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ये कि इसमें से आपको गलत कथन का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक एक ऑप्शन को अच्छे से देख लेते हैं, बाद में इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या है कि नायलॉन C6 तथा नायलॉन 610 से बहुलक है, सही बात है ये। डेक्रोन एवं टेरिलिन एक ही बहुलक है, ये भी सही बात है। डेक्रोन तथा नायलॉन C6 पॉलिएस्टर प्रजाति के हैं। बच्चों ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन आपके राइट है, अभी जो ऊपर दे रखे हैं वो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? यस, एक है आर्लॉन एवं PAN एक ही बहुलक है। बच्चों देखो ये क्लास 11-12 से क्वेश्चन लिए गए, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में नहीं, लेकिन देख लेना है कि आर्लॉन और PAN एक ही बच्चों बहुलक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैसेस कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है मीथेन गैस का यूज किया जाता है वहां पे। नेक्स्ट है बेकेलाइट, फिनॉल एवं अन्य किसका सहबहुलक होते हैं? तो बेकेलाइट, फिनॉल ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक होते हैं। ठीक है, फिनॉल में यदि फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया जाए तो ये फेनोलिक रेजिन बन जाता है, जिससे बेकेलाइट के नाम से जाना जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट कठोर होता है, जिसका उपयोग रेडियो, टीवी सेट, बाल्टी, जो अपने घर पे बाल्टी वगैरह होती है ना, उसमें अपन बेकेलाइट का यूज किया जाता है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो बच्चों जो सिलिकॉन होता है ये अपने डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का सिलिकॉन अपने पॉलीमर होता है। शानदार क्वेश्चन है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है? इसमें से बताना है साबुन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। साबुन के अणु का एक सिरा जल बच्चों ये जल रागी होता है, जल रोगी नहीं, जल रागी होता है, सही बात है ये भी। जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं। साबुन के मिसेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक हैं, ये भी सही बात है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं। बच्चों ये सल्फोनेट लवण नहीं होते, ये ध्यान रखना। सल्फोनेट लवण आपके अपमार्जक में होते हैं। किस में होते हैं? सल्फोनेट लवण अपमार्जक में देखने को मिलते हैं। इसमें आपके जो लवण होते हैं वो कैल्शियम, यानी बच्चों इसमें या तो किसके होंगे? सोडियम या आपके पोटेशियम के लवण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो साबुन आपकी दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पोमिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। बच्चों अपन इतनी बात करेंगे, ज्यादा फिर आपने सब कुछ पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? तो बच्चों ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। यहाँ पर कही है क्या? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ग्लिसरीन तो मेरे को नहीं दिखा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल का यूज किया जाता है पारदर्शी साबुन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एनाइक डिटर्जेंट है, एनाइक डिटर्जेंट, चलो देख लेते हैं। ग्लिसरीन पोमिटेट, सोडियम स्टेरेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है? रिनाइनिक डिटर्जेंट दीर्घ श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम PN, डोडेसिल बेंजीन सल्फोलेट। तो बच्चों ये अपने कैसे होते हैं? ये रिनाइनिक डिटर्जेंट है। कैसे हैं बच्चों? रिनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। थर्मोसेटिंग का मतलब होगा इसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार यानी कि वापस इसको मुलायम नहीं किया जा सकता। तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों इंपोर्टेंट है, ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो देख लिया। अब देखिए कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो मैंने बताया था कि डिटर्जेंट बच्चों ये सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक होता है। जब अपन डेक्रोन बनाते हैं इसमें क्या होता है? डेक्रोन में तो आपको सीधा से याद करना है,
एथिलीन ग्लाइकोल होता है इसमें, और एथिलीन ग्लाइकोल एंड आपके टरफेथैलिक अम्ल, ठीक है ना, टरफेथैलिक अम्ल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है बच्चों? ग्लिसरॉल बनता है। शानदार क्वेश्चन है। साबुन के सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपमार्जक या डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो बच्चों ये पृष्ठ तनाव सिद्धांत का यूज करता है डिटर्जेंट, ठीक है ना। अपमार्जक पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करता है। यह पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करने का काम करता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, जब बच्चों देखो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो, पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है, यानी कि जो ऊपर वाली जो सतह होती है वो ही अपने क्या होती है? पृष्ठ तनाव, यानी कि वो अपना क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयास करती है, इसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम डिटर्जेंट होते हैं, तो बच्चों इसका सीधा आंसर है सक्रिय या असक्रिय सल्फोनिक जो अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। क्या होते हैं बच्चों? ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं, याद रखना डिटर्जेंट में। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। विभिन्न द्रवों के पृष्ठ तनाव इस प्रकार। अब देखो, जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक थोड़ा याद बच्चों कर लेना, न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में जो कठोरता जो आती है इसके पीछे का रीजन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। यानी कि बच्चों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या जो सल्फेट होते हैं उनके कारण जल में क्या आ जाती है? कठोरता आ जाती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल में बच्चों क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, उसको बाहर निकालना है। इस प्रकार की प्रक्रिया को जल मूर्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मूर्तिकरण कहा जाता है। अब देखिए, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो सकते, यानी कि कठोर जल में होते हैं वो कपड़े अच्छी तरह साफ नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, वो है कि साबुन के धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण कर लेते हैं। यानी बच्चों, जो साबुन होते हैं वो धूल के कणों के साथ तो नहीं जुड़ पाते, लेकिन उसमें जो लवण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के साथ वो जुड़ जाते हैं और स्कम का निर्माण कर लेते हैं इस कारण, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धावन सोडा, यानी बच्चों जो कपड़े धोने का सोडा होता है इसका फॉर्मूला कौन सा है इसमें से? तो आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 होते हैं, 10 इसमें बच्चों क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों खाने का सोडा है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तीनों मैंने बता दिए। नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट के अंदर बच्चों आपके 1000 किलो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन रेसे बने होते हैं। नायलॉन रेसे किसके बने होते हैं? तो ये पॉलीएमाइड बहुलक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है। अपन फास्टली सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? पॉलीएमाइड बहुलक की बात करें तो अपने नायलॉन C6। नायलॉन C6 बच्चों, जो आपका नायलॉन C6 है ये अपना क्या है? पॉलीएमाइड बहुलक है, याद करना है। इसमें से अक्रिय गैस कौन सी है? सारे बच्चे बता देंगे बच्चों। अक्रिय गैसेस आपके जैसे कि वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व होते हैं, जैसे कि अपन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, सारी गैसेस, तो ये अक्रिय गैसेस होती है वर्ग 18 की गैसें। अब देखो, ये रही मैंने बोल दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इससे सारी गैसें सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है? बच्चों आपके इसमें हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपका सबसे ऊपर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन, रेडोन, इसी सारी
ऑप्शन सेकंड इज राइट। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो बच्चों जब पॉलीथीन का अपन संश्लेषण करते हैं तो इसमें एथेन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एथेन का यूज किया जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देख लो यहां से, यानी कि एथिलीन, जिसे आईपीसी पद्धति में से एथेन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसका अणुसूत्र C2H4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? एथोलोन कमरे के ताप पर द्रव होता है। सही बात है ये। एथेनॉल बच्चों ये C2H5OH की बात कर रहा है, एथेनॉल की। एथेनॉल जल में आंशिक रूप से होता है। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है, ये भी सही बात है। जैसे बच्चों में टिंचर आयोडीन वगैरह में इसका यूज किया जाता है एथेनॉल का। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में भी होता है, ये भी बात सही है। इसका एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है, एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है। ये तो दोनों ऑप्शन सेम सेम दिए, क्या पता क्यों दिए, कुछ न कुछ तो हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है ना। एथेनॉल जो होता है जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 होता है, यानी बच्चों ये CnH2n+2 की बात कर रहा है, एथेन है, तो आपको याद करना है C2H6, जो आपके बताता है कि इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं बच्चों। क्या एथेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक जो होते हैं वो संश्लेषित पदार्थ है। पहली बात तो क्या है, अपमार्जक एक आपके संश्लेषित पदार्थ होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। अपमार्जक उन्नत किस्म के साबुन होते हैं, जिसे साबुन वहीन साबुन भी कहते हैं। इन्हें प्राय एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये प्राय बच्चों सामान्यतः एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु एक कठोर जल में भी साबुन से अधिक विलय होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते। सबसे बड़ी विशेषता बच्चों यही है कि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, वो इनके साथ में एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के साथ मिलके इनके लवण नहीं बना पाता, इस कारण वो कठोर जल के अंदर भी काम कर लेता है। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कठोर जल के संपर्क में वे देते हैं उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, या बच्चों आपके अविलय या सारे विलयन। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन होगा उदासीन विलयन। क्या देते हैं बच्चों? ये उदासीन विलयन देते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक बने होते हैं फैटी एसिड व फैटी एसिड के सोडियम लवण। नहीं बच्चों, सोडियम लवण ये सोडियम और पोटेशियम लवण से तो आपके साबुन होते हैं, तो ध्यान रखना ये अपने ऑप्शन सेकंड सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से। किसके? सल्फोनिक जो एसिड होते हैं उनके सोडियम लवण से बने होते हैं। संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक है। संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक कौन से? सामान्य एल्किल श्रृंखला। सामान्य एल्किल जो श्रृंखला होती है वो सामान्यतः जैव निम्नीकृत अपमार्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक का उपयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्यों कर सकते हैं? तो इसका देखो बच्चों सीधा लास्ट आंसर देख लेते हैं कि अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक में सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते। वही बोला, उसके साथ में वो क्या नहीं करते? लवण बनाने का काम नहीं करते हैं। इस कारण इसका यूज कठोर जल में भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव अकर्मणीय नहीं है? अब बच्चों देखो, घरेलू मलमूत्र जैव अवक्रमणीय है, साबुन है, पौधों की पत्तियां हैं, लेकिन आपका लैब अपमार्जक जो होता है वो जैव अवक्रमणीय नहीं होता, जिससे जैव अवक्रमणीय का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है इंग्लिश में, थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N6 बहु असंतृत वसीय अम्ल का दूसरा नाम है। तो बच्चों देखो, ये तो क्या पूछा था, आंसर ही नहीं मिला उनको किसी को। ये आपके लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल,
एरेक्लोनिक अम्ल N6 बहु असंतृप्त वश्य अम्ल है, जबकि पोमेटिंग, लोरिक, कैप्रिक, कैप्रिलिक, मेरिस्टिक, एरेकिडिक, स्टेरिक आदि संतृप्त विलयन होते हैं। ये थोड़ा देख लेना बच्चों, यहाँ क्वेश्चन किया था। N6 असंतृप्त विलयन वश्य अम्लों का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो वॉशिंग जो पाउडर होता है इसको सूखा रखने के लिए इसमें सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। अच्छे से आप याद रखना है। वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए सोडियम सिलिकेट एवं सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है यौगिक CH डबल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या है? अब देखिए यहां से आप देखो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट पहला इसका राइट होगा। क्या होगा? पेंट फर्स्ट इन 4 आइन। तो बच्चों देखो इसमें आप सबको ही पता होगा कि जब इसकी क्या करते हैं, श्रृंखला का नाम देते हैं, तो डबल बॉन्ड को या जितने भी बॉन्ड होते हैं उनको कम से कम अंक आपको मिलना चाहिए। जैसे इसका 1 दे दिया, 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 5 कार्बन युक्त श्रृंखला है तो पेंट आ जाएगा। ऐसे आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो इसमें आपका स्टार्च और सेल्यूलोज होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XeF4 की संरचना कैसी होती है? बच्चों इसने पहले ही आंसर दे दिया, इसने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, यानी कि वर्गाकार समतल आकृति। कैसी होती है इसकी? वर्गाकार समतल आकृति होती है। अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नायलॉन 6 की एकलक इकाई कौन सी है? तो नायलॉन 6 की एकलक इकाई जो होती है इसमें एडीपी अम्ल होता है और आपका हेक्सामेथिलिन डाइएमीन होता है। दोनों आपको याद रखना है। एडीपी अम्ल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नायलॉन जो C6 जो होती है इनकी जो एकलक इकाई होती है वो एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलिन डाइएमीन होती है। अब देखिए, ताप दृढ़ बहुलकों के सही कथन की पहचान कीजिए। ताप दृढ़ मतलब बच्चों ये ताप दृढ़ को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेटिंग बोलते हैं। एक बार सेट होने के बाद में कभी बिगड़ता नहीं, यानी कि गर्म करने पर वो न तो पिघलते हैं और न ही नरम होते। सही बात है बच्चों। ये तिर्यक बंध बहुलक है। गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तब अनुक्रमणीय रूप से कठोर रहता है। मतलब 4 ऑप्शन बच्चों इसमें राइट है आपके। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पीएच3 की तुलना में NH3 का कवनांक ज्यादा होता है। क्यों होता है? इसके पीछे रीजन देखो। पीएच3 और NH3 का कवनांक, यानी पीएच3 की तुलना में NH3 का कवनांक ज्यादा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो NH3 में बच्चों जो आपका अमोनिया है इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण इसका कवनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखो NH3 जो अमोनिया होता है इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण अंतरा आणविक बल अधिक होने के कारण इसका कवनांक pH2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और आपका टरफेथ्रिक अम्ल का बहुलक है? तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्लेक्टिक अम्ल का बहुलक जो होता है वो डेक्रोन होता है। कौन सा होता है बच्चों? डेक्रोन होता है, याद करना है। नेक्स्ट है कि सारे माध्यम में फिनोप्थोलिन सूचक का रंग होता है। बच्चों ये अपने अम्लसार लवण में ऑलरेडी पढ़ा था कि सारे माध्यम में जो फिनोप्थोलिन जो होता है वो इसका जो रंग होता है बच्चों कैसा होता है? गुलाबी कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिनोप्थोलिन का गुलाबी कलर हो जाता है। अब देखिए, फिनोप्थोलिन एक मानव निर्मित सूचक है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में अम्लसार की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह बच्चों एक रंगहीन घोल है। इसका कलर, फिनोप्थोलिन का कोई कलर नहीं होता, जबकि इसको जब सार में इसको मिलाया जाता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट है साबुन के अणु में बच्चों इसमें 2 होते हैं। जैसे कि ये अपनी मिसेल का निर्माण हो गया तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक अपनी R होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और लास्ट में बच्चों यहाँ पे ऐसे होती है। आपने देखा होगा इस प्रकार मिसेल होती है ये, ठीक है ना, ऐसे घूमते घूमते आती है। तो देखो बच्चों इसमें एक जल रागी सिरा होता है, एक बच्चों क्या होता है? जल विरागी होता है। जल रागी का मत होता है जो जल से स्नेह करता है, एक अपने क्या होता है? जल विरागी होता है जो जल से दुश्मनी रखता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 सिरे होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जल रागी तो शीर्ष होता है
और जल विरा की क्या होती है, पूंछ होती है। यानी बच्चों एक तो इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और इसमें एक क्या होता है, ध्रुव होता है। मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक अपना सूत्र होता है C17, 1 सेकेंड, C17 H35 COO Na। तो ये आपको ऐसे करके याद रखना। ये आपकी ये R श्रृंखला होती है और COO माइनस आपके ये ध्रुव होता है। COO माइनस आपका क्या होता है, ध्रुव होता है। अब देखो साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। एक बच्चों आपके ध्रुवीय भाग होता है COO Na और एक अपने गैर ध्रुवीय भाग होता है जिसे अपन R हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्रुवीय समूह को सिर कहा जाता है और गैर ध्रुवीय सिरों को बच्चों पूंछ कहा जाता है। यानी कि ऐसे ये आपका सिर हो गया और ऐसे ऐसे पूंछ हो गया। तो बच्चों जो आपके हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला ये होती है, जो R अपना हाइड्रोकार्बन होता है, गैर ध्रुवीय सिरा होता है, और ये ध्रुवीय सिरा जो होता है बच्चों आपके ये वाला होता है -COO Na। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है। तो बच्चों देखो सीमेंट भट्टियां CO2 निकलेगी, ऊर्जा उत्पादन उद्योग में, वाहन निकास में, लेकिन बच्चों ज्वालामुखी प्रस्फुटन में CO2 का कोई योगदान आपके नहीं होता।